भाई आवाज आ रही है? आवाज आ रही है तो एक बार मुझे डन करना। ये पुराना बैच है नया बैच है? जो ज्योग्राफी कह रहे थे किस बैच में कह रहे थे? इसी में मंडे से करेंगे। भाई आवाज आ रही है अब आप लोगों को? एम आई ऑडिबल और नॉट? लाइव देख पा रहे हैं मुझे? पारुल किलोरिया जी, हिसार से आपकी राम राम एक्सेप्ट की जा रही है। चलो तो अब हम लाइव हैं। जो आप स्क्रीन पे टॉपिक देख रहे हैं, कल वो प्राइम मिनिस्टर वाला टॉपिक था और उसमें हमने ये देख लिया कि प्राइम मिनिस्टर आता है और जाता है, कैसे आता है कैसे जाता है, उसकी कहानी हमने खत्म कर ली। अब प्राइम मिनिस्टर आने और जाने के बीच में जो इसकी पावर है उस पे हम बात करेंगे। तो जी राम राम डियर जी, राम राम। तो पावर की बात करते हैं। भारत का प्रधानमंत्री है। अगर किसी का पीछे कोई डाउट रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करता हूँ। अगर भाई साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए, जो भी है भाई साहब वो प्राइम मिनिस्टर जब बन गए तो सबसे पहले क्या करता है सर? वो अपनी कैबिनेट बनाता है। इसमें उसको लगता है कि ये व्यक्ति जो है, जिसे हम लोग राजनाथ सिंह कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये अच्छी तरह से संभाल लेगा, तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दे देंगे। अमित शाह जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय संभाल लेंगे, तो गृह मंत्रालय उनको दे देंगे। सोनिया जी वेरी गुड आफ्टरनून। अगर एस जयशंकर जी जो हैं विदेश मंत्रालय संभाल लेंगे, तो विदेश मंत्रालय उनको दे देंगे। और इस तरीके से सर जो जो व्यक्ति अप्रोप्रिएट लगेगा मोदी जी को या प्राइम मिनिस्टर को, वो उनको क्या कर देंगे? कैबिनेट मंत्री के रूप में दर्जा दे देंगे। हिंदी माध्यम इसी को आप लोग समझिएगा कि इसको मंत्रिमंडल भी बोल देते हैं। इंग्लिश में से हम कैबिनेट बोलते हैं और हिंदी में इसे मंत्रिमंडल कहते हैं। तो देखिए, एक होती है मंत्रिमंडल और एक होती है मंत्री परिषद। तो कल मैंने जो आपको बताया था कि जो मंत्री परिषद होती है, कहाँ गया ये जो मंत्री परिषद है, दरअसल कई मंत्रियों को मिलाकर के बना गया है ना? तो मंत्रिमंडल में अगर राज्य मंत्री और उप मंत्री जोड़ दो तो जो चीज बनती है उसे मंत्री परिषद कहते हैं। मंत्रिमंडल अलग होता है। अब जिसको जो मंत्रालय देना है वो मंत्रालय पीएम निश्चित करता है। इसके नाम की सिफारिश पीएम भेजता है भारत के राष्ट्रपति के सामने, और राष्ट्रपति फिर इन सब की नियुक्तियां जो हैं मंत्रिमंडल के रूप में या कैबिनेट मंत्री के रूप में दे देता है। नियुक्ति ही नहीं देगा सर, नियुक्ति देने के साथ साथ इनको शपथ भी दिलाई जाएगी कि भारत के संविधान की हम रक्षा करने की, फलाना 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 बोलते रहते हैं। ठीक है सर, कैबिनेट जो मंत्री होते हैं इनमें कितने सदस्य हो सकते हैं, इनकी संख्या कितनी हो सकती है? सदस्य संख्या वैसे तो संविधान ने ऐसा कोई निश्चित नहीं कर रखा कि इनकी सदस्य संख्या इतनी ही होनी चाहिए। लेकिन हाँ सर, अगर सदस्य संख्या की बात करें तो 15 से 20 जो है बीच में हो सकती है। तो 15 से कम भी हो सकती है और 20 से ज्यादा भी हो सकती है। क्लास थी ना? थी। डेमो डेमो तो बुलाया गया होगा। नहीं थी। इतने बुरे दिन आ गए हैं, हाँ? ठीक है, तो आपके 3 दिन कब होते हैं लास्ट में? पैसा किसमें करेगा? हाँ। अच्छा। हाँ, तो वही तो है। चलो फिर तो ठीक है ना, तो काम कर तो चली गया तेरा दिन का। आ गया ना? तो सदस्य संख्या चाय बनवा ले। 15 से कम और 20 से ज्यादा भी हो सकते हैं। प्रिंस नैन जी राम राम।
फिक्स नहीं होते। सर अगर कल को हमें पता चलेगा कि कैबिनेट मंत्री 25 हो गए तो कोई दिक्कत नहीं भैया, वो प्रधानमंत्री के ऊपर डिपेंड करता है। अब आगे बढ़िए। कैबिनेट होते हैं दो तरीके के, समझिएगा, संविधान में नहीं है। ये सिर्फ एक ऐसी प्रक्रिया है जो भारत में मिलती जरूर है बट संविधान में नहीं है, ये प्रक्रिया में मिलती है। सर एक कैबिनेट होती है जिसे हम लोग किचन कैबिनेट के नाम से जानते हैं, है ना। आपसे सवाल है, किचन कैबिनेट का कंसेप्ट बताइए भारत ने कहां से लिया है। और दूसरा कैबिनेट जो है वो है सर छाया कैबिनेट या शैडो कैबिनेट। ये शैडो कैबिनेट का कंसेप्ट आपने कहां से उठाया, तो आप कहेंगे सर इसे उठाया हमने यूनाइटेड किंगडम से, यानी उत्तराखंड से, है कि नहीं। अरे नहीं सर, यूनाइटेड किंगडम, नॉट यूके। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, नॉट उत्तराखंड। अब सर ये भी बता दो कि ये किचन कैबिनेट होती क्या है। देखो मुझे एक बात बताओ, प्रधानमंत्री जो भी डिसीजन लेता है, क्या जितने भी कैबिनेट मंत्री होते हैं क्या सबसे मिलकर के बैठ करके बात करके लेता है क्या। आंसर मिलेगा नो सर, सबसे तो मिलकर के बैठ करके बात तो नहीं करता। तो बच्चे, सर प्रधानमंत्री अपने खास लोगों से ही मिलकर के बात करता, बस जो खास हैं उन्हीं को किचन कहा जाता है। ठीक है। आप लोगों ने ना एक कहावत सुनी होगी, हरियाणा के अंदर कई बार कहते हैं कि मेरी तो है ना उनके रसोई तक पहुंच है। कई बार कहते हैं ना, सुन, बड़े बुजुर्गों से आपने सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा उनके साथ हमारी तो है ना रसोई तक पहुंच है। रसोई तक पहुंचे का क्या मतलब है। देखिए जो रसोई तक पहुंच गया ना, इसका मतलब है कि वो बहुत खास होता है, इसका मतलब ये है। तो जो किचन कैबिनेट है, प्रधानमंत्री से जब भी किसी मुद्दे को लेकर के बात करता है और वो सिर्फ कुछ चुने लोगों को पता है जो प्रधानमंत्री ने जिनके साथ शेयर की है, आप ये मान के चल लीजिए वो किचन कैबिनेट ही होते हैं। उसी तरीके से जब हम आएंगे तो सर एक शैडो कैबिनेट, या फिर ये प्रिंस नैन जी मेरी आवाज इतनी ही है, तेज बोल के क्या मतलब एक्स्ट्रा मार्क्स आ जाएंगे। वेरी गुड आफ्टरनून डियर सोनू। अलग से कंसेप्ट थोड़ी आ जाता है। चूल्हा तक, हाँ पिंकी कोई दिक्कत नहीं, चूल्हा तक कह लो, चूल्हे तक पहुंचे जी, है ना। तो रसोई तक पहुंचे, चूल्हे तक पहुंचे, मतलब वही है कि बहुत खास है। और सर छाया क्या होती है, अब आप समझिए कि बेटा ये जो मंत्री है ना, ये गृह मंत्री है। अब कांग्रेस को कैसे पता चलता है कि गृह मंत्रालय में क्या अच्छा और क्या बुरा हो रहा है, आप बताओ। क्योंकि सर विपक्ष जो पार्टी होती है, विपक्ष की पार्टी ने एक व्यक्ति को गृह मंत्रालय का काम सौंप दिया है कि भाई तेरा काम होगा गृह मंत्रालय से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक करना। अगर तेरे को किसी तरह की दिक्कत हो तो हमें बताइयो। तेरे को दिक्कत हुई इसका मतलब है कि अगर तेरे को लगे कि भाई उस मंत्रालय में किसी तरह की दिक्कत है और वो भारत को बताने जरूरी है, यानी भारत के लोगों को, और ये तो बताएंगे नहीं, ये बागड़े बिल्ले जो सरकार के हैं ये तो बताने से रहे, तो ये व्यक्ति जो है वो कांग्रेस को जाके बताएगा कि सर मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई गृह मंत्रालय में कुछ गड़बड़ हो। देखिए सारी चीजें नहीं पता होती, बट कुछ 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 हद तक चीजें पता होती हैं उस विपक्षी पार्टी को जिसको बोला गया है कैबिनेट मंत्री के काम देखना। तो एक तरीके से इस कैबिनेट का ये किस रूप में काम कर रहा है, छाया के रूप में। मतलब तू जहां जहां जाएगा मेरा साया साथ होगा, तो छाया के रूप में। तो विपक्षी पार्टी के लोग जो होते हैं ना सर, इस कैबिनेट मंत्रालय के सामने अपने लोगों को इकट्ठा कर देते हैं, तो सर वो लोगों का काम होता है उस मंत्रालय से रिलेटेड चीजों को देखना। सर ऐसे ही चीजें जो हैं छाया मंत्रिमंडल कहलाती हैं। लेकिन मैं आपको फिर मैं कहता हूं, ये दोनों ही चीजें संविधान में नहीं है। बस आप ये कह सकते हैं कि ये प्रक्रिया में है, प्रक्रिया में तो है सर लेकिन संविधान में नहीं है। यहां तक की कहानी खत्म। इसके बाद सर हम आगे बढ़ते हैं कि जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा उसको कुछ चीजें बड़ी ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। जैसे जैसे सर सबसे पहले जो भी प्रधानमंत्री होगा वो नीति आयोग का अध्यक्ष हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री के अंडर अंडर कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सर नीति आयोग इसके अंडर डिपार्टमेंट होता है। ओके, फिर दूसरा डिपार्टमेंट जो इसके अंडर होता है उसे हम राष्ट्रीय विकास परिषद कह देते हैं। तीसरा जो डिपार्टमेंट होता है सर इसे हम लोग कह देते हैं अंतरराज्यीय परिषद, जिसका हेड होता है स्टेट काउंसिल भी बोल देते हैं। उसके बाद सर जब चौथे नंबर पे आएंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ।
5वें पे आएंगे, इसे कहेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डीएई। 6ठे पे आएंगे, इसे कहेंगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप जो देख रहे हैं डीआरडीओ, डीएई, इसरो, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। और ये जो हैं ये दरअसल संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अब समझिएगा, आप कोई संस्था, अब जैसे कि हमारे पास एक प्यारी सी किताब है, भारत की सबसे प्यारी, सबसे पवित्र, जिसे हम लोग संविधान के नाम से जानते हैं। अगर कोई संस्था इस किताब के अंदर है, किसी भी संस्था जो इस किताब के अंदर बोली गई है, तो उसे हम लोग कह देंगे कि वो संस्था संवैधानिक है। और उसकी जो जगह हो जाती है बेटा, वो बहुत ही बड़ी हो जाती है अगर वो कोई संस्था संवैधानिक है। अच्छा, ये संवैधानिक संस्था बनाई किसने? सर, ये संवैधानिक संस्था बनाने में ना संसद ने रोल प्ले किया होगा। तो देखिए, संसद ने जब कोई भी कानून इस संविधान के अंदर जोड़ा तो वो संवैधानिक हो गया है, वो संस्था संवैधानिक हो जाएगी। बोलो हाँ या ना। लेकिन वही संसद जब कोई नया नया कानून बनाए, यानी उस कानून के द्वारा कोई नई संस्था बनाए, लेकिन संविधान में ना हो, मतलब उन्होंने देखिए, संसद ने किताब में जोड़ा तो वो संवैधानिक होगी, लेकिन उसी संसद ने कानून तो बनाया लेकिन किताब में नहीं जोड़ा, तो सर ऐसे कानून को हम लोग संविधानिक बोल देते हैं। संवैधानिक नहीं, संविधानिक बोल देते हैं। इंग्लिश माध्यम हिस्ट्री को हम लोग स्टैट्यूट बोलते हैं, स्टैट्यूटरी। तो संसद जो है, अगर उसने किताब में जोड़ा तो संवैधानिक है सर, और अगर संविधान में नहीं जोड़ा और उसने कोई कानून बनाया तो सर वो संवैधानिक है। कहानी क्लियर होगी बच्चे? तो नीति आयोग जो है वो संवैधानिक संस्था है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव एक्शन से तैयार हुआ है। राष्ट्रीय विकास परिषद स्टैट्यूटरी बॉडी है। अंतर्राज्यीय परिषद जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 में है, तो इसलिए सर ये संस्था क्या हो गई? संवैधानिक हो गई। संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद, तो सर ये संवैधानिक हो गई। और ये तीनों की तीनों संस्थाएं जो हैं संवैधानिक नहीं है, ये संवैधानिक है, यानी ये स्टैट्यूट है, ये किसी एक एक्ट के द्वारा बनाए गए हैं, किसी कानून के द्वारा बनाए गए, लेकिन ये संस्थाएं नहीं है, ये बेसिकली ऑर्गेनाइज, ये जो है ये बॉडी है जो भारत के डेवलपमेंट वगैरह में रोल प्ले करेगी। फिर भी आप ये कहेंगे कि सर इनका हेड जो है पीएम डायरेक्ट तो नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्ट जरूर होता है, क्योंकि ये तीनों के तीनों डिपार्टमेंट किसके अंडर काम करते हैं? ये तीनों के तीनों डिपार्टमेंट पीएमओ के अंडर ही काम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर। तो जिसका मतलब है कि ये तीनों डिपार्टमेंट इनडायरेक्टली पीएम के अंडर ही आते हैं। यहां तक कहानी खत्म हो गई। इसके अलावा सर एक होता है राज्य प्रमुख और एक होता है सरकार प्रमुख। शब्द पे फोकस कीजिएगा, एक होता है राज्य प्रमुख और एक होता है सरकार प्रमुख, तो फर्क है। एक को आप कह देते हैं हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। एक को कहते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है सर, वो प्राइम मिनिस्टर होता है, और जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो प्रेसिडेंट होता है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, दोबारा मैं बता रहा हूं क्योंकि पीएम का टॉपिक कर रहा है। और सर जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा वही होगा इस देश में सबसे ताकतवर व्यक्ति। बोलो हाँ है ना। इसके बाद इस देश में सर जो चीज हो रही है ना, वो समझ लीजिए प्राइम मिनिस्टर के अंडर ही हो रही है। जो देश के लेवल पे हो रहा है, राज्य के लेवल पे नहीं, जो देश के लेवल पे हो रहा है वो सर प्राइम मिनिस्टर के थ्रू ही हो रहा है। ये थोड़ा सा हमें समझना होगा। कहानी क्लियर? यस और नो? कहानी क्लियर? यस और नो? तो प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड कुछ ज्यादा रह नहीं गया। हाँ, कुछ फैक्ट्स जरूर हैं जो पूछ लिए जाते हैं, जैसे सर बताइए भारत का प्रथम प्रधानमंत्री, अरे सर ये तो पता है, तो फिर नहीं पूछेगा, पता है तो क्या नहीं, क्या पूछेगा? बताइए जब भाखड़ा नांगल डैम को देखा था तो किस प्रधानमंत्री ने इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? सर ये भी पता है, ठीक है, ये भी नहीं पूछेगा। जवाहरलाल नेहरू। उस प्राइम मिनिस्टर का नाम बताइए जिसने प्रेस के ऊपर सबसे पहले सेंसरशिप लगा दी थी? सर
कुछ को तो पता है, कुछ को नहीं पता। हाँ, इसकी संभावना है एग्जामिनर के द्वारा पूछने की। तो प्रेस पे जो सेंसरशिप लगाई थी श्रीमती इंदिरा गांधी ने लगाई थी सबसे पहले, क्योंकि इमरजेंसी तो उन्होंने लगाई, इसलिए इमरजेंसी में फ्रीडम ऑफ जो सॉरी राइट टू जो फ्रीडम होता है, वो राइट टू फ्रीडम खत्म कर दिया जा सकता। तो 20-21 नहीं खत्म होता, पर 19 तो खत्म हो सकता है ना। आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 जो है वो आपको कुछ 6 तरह के फ्रीडम देता है, उसमें आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी है, जिसमें न्यूज़पेपर की बात आती है। तो हाँ, तो ठीक है, उस पर सेंसरशिप लगा दो, जो कि लगा दिया था इंदिरा गांधी ने। ओके, आगे बढ़िए। वो प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिसने लुक ईस्ट पॉलिसी की बात कही थी, यानी पूर्व की ओर देखो की नीति जो है भारत के किस प्रधानमंत्री ने कही थी? पीवी नरसिम्हा राव की ये थ्योरी है सर, पूर्व की ओर देखो की नीति। तो ऐसे सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। भाई, भारत में सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री कौन रहे थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री रहे थे, मात्र 13 दिन के लिए। फिर पूछ लिया गया कि बताइए भारत में वो प्रधानमंत्री कौन है जो कभी संसद ही नहीं पहुंचा, मतलब प्रधानमंत्री बन गया, समर्थन मिल गया, लगा कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे, और सर मेजोरिटी, यानी मैंने कल आपको बताया था ना, विश्वास, कॉन्फिडेंस 273 प्लस का, वो कॉन्फिडेंस जब लेने की कोशिश हो रही है इस बीच में ना, कांग्रेस ने अपना समर्थन ले लिया, जिसकी वजह से उनकी सरकार गिर गई, और इस वजह से बेचारे कभी संसद पहुंच ही नहीं पाए। तो यानी बाहर बाहर समर्थन जुटा रहे थे, पता चला पीछे से सरकार जाती रही उनकी, क्योंकि कांग्रेस समर्थन देगी तो ही सरकार है, ये तो सीरियस, ये तो सिंपल था। लेकिन कांग्रेस ने समर्थन दिया नहीं, वो सरकार जाती रही। तो इस तरीके से आप देखेंगे 273 वो नहीं ले पाएंगे, प्रधानमंत्री के पद के रूप में आएंगे, लेकिन संसद नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सर वो प्रधानमंत्री कौन है जो कभी बोला ही नहीं? मनमोहन सिंह। हालांकि ऐसे सवाल नहीं पूछेगा। और वो प्रधानमंत्री कौन है जो भारत का सबसे झूठा प्रधानमंत्री है, जो कभी चुप ही नहीं रहता? भाई और बहनों और मित्रों, वो बोलता रहता है। तो सर ये नरेंद्र मोदी है। तो ऐसा कोई सवाल नहीं आएगा भाई, ये सटायरिकल जोक्स हैं, ये सवाल नहीं पूछेगा। ठीक है, तो बाकी जो भी है वो एग्जामिनर पूछ लेगा, आप आंसर दे देना। ऐसे ही क्वेश्चन कुछ पूछ लिया तो पूछ लिया भाई। चलिए सर, अब हम बढ़ते हैं आगे। मैंने आपको राष्ट्रपति पढ़ा दिया, उपराष्ट्रपति पढ़ा दिया, मैंने आप लोगों को महान्यायवादी पढ़ा दिया, और प्रधानमंत्री भी आज हम लोगों ने खत्म कर लिया। अच्छा, नीति आयोग तो सर आपने पढ़ाया है नहीं बेटा। आपके इकोनॉमिक्स वाले जो सर होंगे ना, जो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे होंगे, वो आपको नीति आयोग पढ़ाएंगे जरूर। तो सारा डिटेल वहीं कर लेना, मैं ऊपर ऊपर की चीजें बताऊंगा तो उसमें आपको फायदा नहीं है। तो नीति आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वो आपको डन कर देंगे। इसलिए हम चलते हैं सीधे भारत के संविधान के अनुच्छेद नंबर 81 पे, जो कि क्या बात कहता है कि भारत में 2 सदनों में एक सदन, जिसे लोकसभा कहेंगे, जिसे निम्न सदन के नाम से भी जानता है, जिसे पॉपुलर हाउस के नाम से भी जानते हैं। पॉपुलर यानी थोड़ा फेमस, प्रसिद्ध सदन। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट यहीं से बनती है। तो सर लोकसभा आर्टिकल 81 में बोला गया है कि इसकी जो अधिकतम सदस्य संख्या होगी वो कितनी होगी डियर जी? जो सर इसकी अधिकतम सदस्य संख्या होगी वो होगी सर 552 के आसपास। मेरा आपसे अगला सवाल है बेटा, जो सदस्य संख्या बनाई जाती है, ये जो संख्या बनती है वो किस पे बनती है? मतलब 552 ही होंगे, ये किसने तय किया? सर 552 होंगे ये तय होता है जनगणना के आधार पे। ओके, तो किस जनगणना के आधार पे ये तय हुआ है कि 552 ही होंगे? सर 1971 की जो जनगणना हुई थी उसकी जो जनसंख्या है उसके आधार पे ही तय हुआ कि 552 होंगे। तो 1971 की जनगणना में जो जनसंख्या निकल करके आई, जो लगभग 55 करोड़ के आसपास थी, उसी से सर पुष्टि हुई कि हम 552 लेकर के आएंगे। अच्छा, ये कौन तय करता है कि 552 ही होंगे, यानी एग्जैक्टली 552 हो गए, कौन तय करेगा? तो फिर आप कहेंगे कि सर एक संस्था होती है जिसको हम लोग कहते हैं परिसीमन आयोग, इंग्लिश मीडियम डिलिमिटेशन कमीशन। तो ये काम है परिसीमन आयोग का। वो सर डाटा तैयार करती है जनगणना पे। जनगणना का जो रिपोर्ट तैयार करना होता है उसके, वो रिपोर्ट तैयार करती है परिसीमन आयोग। तो परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के बेस पे ही ये तय हुआ कि 552 बनेंगे। अब 552 में हम लोगों ने इसको 3 हिस्सों में बांट देना है। कुछ मेंबर ऐसे होंगे जो राज्यों से लिए जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो केंद्र शासित प्रदेश से लिए जाएंगे, और कुछ सदस्य ऐसे हैं जिनको हमने आरक्षण दिया है।
यानी जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? आंग्ल भारतीय समुदाय का व्यक्ति, आंग्ल भारतीय। हालांकि मैंने आपको पहले भी बता दिया था राष्ट्रपति वाला टॉपिक में कि इसका रिजर्वेशन सिर्फ 25 जनवरी 2020 तक था, और हमारी लोकसभा 2020 से पहले ही बन चुकी है, इसलिए अभी हम एंग्लो इंडियन पढ़ते हैं, आगे हम एंग्लो इंडियन पढ़ना बंद कर देंगे, यानी 2024 के बाद। तो 25 जनवरी 2020 तक आरक्षण था भैया, अब खत्म हो गया है। ठीक है। सर अगर हम ब्रेकअप करेंगे इस पॉइंट को, तो 530 आप राज्यों से ले सकते हैं मैक्सिमम, 20 ले सकते हैं आप केंद्र शासित प्रदेश से, और 2 एंग्लो इंडियन होंगे। लेकिन सर सवाल ये है कि अब अगर ये पूछ लिया जाए कि वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, कहेंगे 545। इस 545 में 530 तो सर राज्यों से ही हैं, 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से हैं, और 2 एंग्लो इंडियन हो सकते हैं। तो ये हो गया भैया आपका 545। अब आपसे अगला सवाल बताइए, जब मैं अधिकतम सदस्य संख्या के बारे में पूछूं तो कितने अधिकतम निर्वाचित सदस्य हो सकते हैं? आप कहोगे सर आपने अधिकतम पूछा है ना, आपने पूछा कितने अधिकतम निर्वाचित हो सकते हैं, तो ये जो केंद्र शासित प्रदेश से और राज्यों से आ रहे हैं यही तो है निर्वाचित, क्योंकि ये जो दो नंबर हैं आंग्ल भारतीय, ये तो सर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। बोलो हाँ या ना? भारत का राष्ट्रपति अपनी तरफ से इसे मनोनीत करेगा, क्योंकि इनकी जनसंख्या इतनी ज्यादा थी नहीं सर पहले, इसलिए इनको रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधि देने के लिए इनका आरक्षण दिया गया था राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत करने का, और वो हमने अब खत्म कर दिया है। तो अधिकतम कितने हो सकते हैं? 530 प्लस 20 सर 550 जो है, मतलब 2 हटा देना, अधिकतम बोले तो 2 हटा दो, एंग्लो इंडियन वो मनोनीत होता, बाकी सब निर्वाचित हैं। वर्तमान में कितने अधिकतम हो सकते हैं? वर्तमान में कितने सदस्य हो सकते हैं जो निर्वाचित होंगे? तो वर्तमान में सर 530 प्लस 13 यानी 543 सदस्य ऐसे हैं जो निर्वाचित हो सकते हैं। कहानी खत्म सर, मतलब जितने सदस्य हैं -2 कर दो, बाकी जो बच गए वो आपके निर्वाचित हैं। अंडरस्टूड यहां तक की कहानी? यहां तक बच्चे किसी का दिक्कत, समस्या, परेशानी? कुछ पूछना है तो पूछो। सर जी 12 नहीं होता क्या? 12? कहां 12 लेके आओगे बच्चे? रेखा अच्छा कोई डाउट नहीं। नमस्कार डियर रोहित शर्मा जी। पिंकी 12 तो राज्यसभा में होगा ना बच्चे, हम तो लोकसभा पढ़ रहे हैं। हाँ या ना? लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 हो सकते हैं बेटा, टॉपिक तो हम लोकसभा पढ़ रहे हैं, तो फिर राज्यसभा पे कैसे बात करोगे? चलिए, मैक्सिमम हो गया? हो गया सर। अब थोड़ा चलते हैं पीछे।
ओके, चलिए बात करते हैं सर। लोकसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं जो चुनाव लड़ करके आएंगे? बेटा लोकसभा में 543 सदस्य ऐसे हो सकते हैं जो चुनाव लड़ करके आएंगे, और 2 सदस्य चुनाव लड़ के नहीं आएंगे, वो राष्ट्रपति लेके आएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अब डियर जी, जो 18 प्लस वाले लोग हैं, भी लोग तो लोकसभा के अंदर इलेक्शन लड़ेंगे ना, मतलब इलेक्शन में भाग लेंगे। यस सर। तो इसका मतलब है कि लोकसभा का इलेक्शन क्या हो गया? प्रत्यक्ष हो गया। अब अगर कोई एक व्यक्ति सदस्य बनना चाहता है लोकसभा का, तो कैसे बनेगा? तो सर इसके लिए सबसे पहले उसकी उम्र जो है वो 25 साल होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज तो भैया उम्र 25 साल होनी चाहिए, और दूसरी चीज सर वो भारत का नागरिक हो। इन दोनों में से कोई कंडीशन वो पूरी कर रहा है तो सर वो लोकसभा का सदस्य बनने लायक है। आप वोट डालिए, जीतिए, हो काम हो गया सर। ओके, बढ़ो आगे। लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का होगा बच्चे? मतलब लोकसभा एक बार बन गई तो कितने साल के लिए बनती है? सर लॉजिकली वो 5 साल के लिए बनती है, लेकिन 5 साल से पहले भी अगर लोकसभा भंग होना चाहे तो हो सकती है। सर कैसे भंग होगी? 5 साल से पहले अगर लोकसभा को खत्म करना हो तो सबसे पहला तो प्रेसिडेंट बोल देगा प्राइम मिनिस्टर को। सॉरी माफी चाहूंगा, यहाँ उल्टा होगा। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बोलेगा प्रेसिडेंट को कि साहब ऐसा है, मेरे हिसाब से लोकसभा काम नहीं कर रही, तो आप है ना लोकसभा भंग कर दो। तो राष्ट्रपति सर भंग कर देगा। अच्छा अच्छा, तेरे हिसाब से लोकसभा काम नहीं कर रही, चलो मैं भंग कर देता हूँ, तो लोकसभा खत्म सर। मतलब फिर क्या होगा? फिर सर दोबारा चुनाव होंगे देश में। ओके, दूसरी कंडीशन क्या है? सर लोकसभा के अंदर सरकार होगी तभी तो लोकसभा काम करेगी ना। सरकार तो होगी ही नहीं, किसी के पास बहुमत होगा नहीं, तो देश तो सर किसी के हाथ में नहीं है, फिर तो दिक्कत है। तो अगर बहुमत ना हो किसी सरकार के पास तो भी सरकार जो है वो भंग हो जाएगी। अब लोकसभा में बीजेपी के पास 273 से ज्यादा सीट है, तभी तो सरकार बनी हुई है। या तो गठबंधन में बना लो, मतलब आपके पास अगर उतनी सीट नहीं है तो दूसरी पार्टी से मिल करके आप गठबंधन के साथ सरकार चला लो। सरकार चलनी चाहिए। लेकिन अगर कोई समर्थन दे ही नहीं रहा और किसके पास 273 प्लस सीट आई नहीं, तो सीधी सी बात हो, बहुमत नहीं, और बहुमत नहीं तो सरकार खत्म। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव जो मैंने आपको मोदी जी के केस में बताया कि सॉरी प्रधानमंत्री के केस में बताया, नोट मोदी जी के केस में। हालांकि मोदी जी के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव 2018 में आया था। तो प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास कर दो, सरकार खत्म हो जाएगी। लो हाँ या ना? तो इन तीनों से आपकी लोकसभा भंग नहीं होगी क्या? बिल्कुल भंग होगी सर। तो बच्चे, हमारी लोकसभा भंग हो सकती है, बिल्कुल भंग हो सकती है सर। अच्छा चलो, ये तो बात होगी भंग होने की। क्या हमारी लोकसभा 5 साल से आगे बढ़ सकती है? हाँ सर। अगर इस देश में आपातकाल लग जाए, इमरजेंसी लग जाए, और उस समय चुनाव होना था लोकसभा को, मान के चलो कि लोकसभा का इलेक्शन होना है, लेकिन उसी समय पता चला कि भैया इस देश में इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई और केंद्र सरकार ने इमरजेंसी लगा दी, तो उस केस में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। और ऐसा हुआ है क्या? सर ऐसा 2 बार हुआ है, 1975 और 77 के बीच में। कहानी समझ में आ गई यहाँ तक? क्लियर बच्चे? कि लोकसभा का कार्यकाल लोकसभा बनती कैसे है? 545, जिसमें 543 प्लस 2, जिसमें से वही व्यक्ति लोकसभा में आएगा जो भारतीय है और कम से कम उम्र उसकी 25 साल है। फिर सर वो जाएगा लोकसभा के अंदर। लोकसभा के अंदर जो जो भी जाएगा उसका कार्यकाल उतना ही होगा जितना कार्यकाल लोकसभा का होगा। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है सर, तो उसका कार्यकाल भी 5 वर्ष होगा, यानी एक सांसद का कार्यकाल भी 5 वर्ष होगा। लेकिन अगर लोकसभा पहले ही भंग होना चाहे तो हो सकती है सर। उसके लिए प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोल दे, किसी सरकार के पास बहुमत ना हो, और अविश्वास प्रस्ताव से आपने सरकार गिरा दी, खत्म सर लोकसभा। और 5 वर्ष से आगे बढ़ाना हो तब भी हो जाएगा सर। इसके लिए आप इमरजेंसी लगी हो तो 1 साल के लिए आप आगे बढ़ा सकते हो। 1975-77 में 2 बार इमरजेंसी की वजह से ना ये 2 बार आगे बढ़ी थी, कहानी खत्म है कि नहीं? रख दीजिए। चलो, कोई डाउट है? पूछना कुछ बच्चे? अब हम लेकर आते हैं लोकसभा के स्पीकर को। सर सबसे पहले तो
ठीक, आ जाओ। प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम अध्यक्ष एक चीज, और दूसरा ले लेते हैं सुमित्रा महाजन। अब समझिएगा कहानी को। लोकसभा में अगर सारे सदस्य आ गए हैं 543 के 43, तो बेटा फिर ये ना कीर्तन तो करने आएंगे नहीं, तो सबसे पहले तो उनको तो शपथ दिलाओगे ना आप, तो शपथ दिलाओ। सर शपथ के लिए क्या होता है कि लोकसभा के 543 लोग आ गए, अब इनको शपथ चाहिए, तो शपथ तो सर एक स्पीकर दिलाएगा ना, शपथ तो स्पीकर दिलाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आज स्पीकर कौन है, तो आप कहेंगे सर आज स्पीकर तो हमारे ओम बिड़ला बाबा जी हैं। ठीक है, तो ओम बिड़ला जी जो हैं पहले ही दिन स्पीकर बन गए थे क्या? भाई जितने भी 543 सदस्य आएंगे चुनाव में, सर उनको क्या होता है कि सबसे पहले ये रेखा भी तो पॉलिटी ही चल रही है, नेक्स्ट वीक से ज्योग्राफी चलाएंगे। अभी तो आप लोगों की जो क्लास चल रही है वो पॉलिटी ही चल रही है, नेक्स्ट वीक से ज्योग्राफी के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अल्टरनेट डेज पे 2 दिन के लिए प्रोटेम स्पीकर नहीं। अनिल कुमार ये तो नहीं कहोगे कि 2 दिन के लिए सर प्रोटेम स्पीकर होते हैं। स्पीकर तो प्रोटेम तब तक रहेगा जब तक कि नया स्पीकर नहीं आता, आप ये लिखोगे, 2 दिन नहीं लिखोगे। लेकिन मैं आपको सारी एग्जाम्पल के साथ सारी चीजें समझा देता हूं ताकि अंडरस्टैंडिंग हमारी और अच्छी हो जाए इस मामले में। अब जितने भी लोकसभा के मेंबर चुने, देखो हरियाणा के भी 15 सॉरी हरियाणा के 10 लोकसभा के मेंबर चुने गए हैं, केरल के भी चुने गए होंगे, अरुणाचल प्रदेश के, नागालैंड के भी चुने गए होंगे, तो सबके पास लेटर जाएगा कि भाई ऐसा है, फलाने दिन आ जाओ, सबको इकट्ठा लेकर बुला लो और इनको हम लोग शपथ करवाएंगे। तो सर सारे मेंबर को बुला लिया जाएगा और सारे मेंबर को शपथ ग्रहण होगा। लेकिन शपथ ग्रहण कौन कराएगा? शपथ ग्रहण तो स्पीकर कराएगा, और स्पीकर जो है आज का ओम बिड़ला, वो तो खुद 2019 में जीत करके आए हैं, बोलो हाँ या ना। तो पहले दिन उनको फिर शपथ कौन दिला रहा है? क्योंकि जब तक ओम बिड़ला एक सांसद के रूप में शपथ नहीं ले लेता तब तक तो वो स्पीकर बन नहीं सकता। एक स्पीकर बनने की कंडीशन यही है कि पहले भाई सांसद बन लोकसभा का, तब जाकर के तेरे को स्पीकर बनाएंगे हम। तो सर इस समय भारत का राष्ट्रपति पता क्या करेगा? इन 543 सदस्यों में से, यानी जरूरी नहीं है 543 हो सकता है 3 का कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, मर गए हो, वैकेंसी हो गई, तो 543 की जगह 540 हो सकता है। यानी जितने भी जीते हैं और जितने अवेलेबल हैं सबको बुला लो। उन नवनिर्वाचित सदन के, देखिए लोकसभा जो आई है 2019 में, वो तो नवनिर्वाचित सदन है ना, दोबारा से चुनाव लड़कर के आई है, तो नवनिर्वाचित सदन। इस नवनिर्वाचित सदन में जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर होगा ना सर, जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य होगा, सर उस वरिष्ठतम सदस्य को उठा करके भारत का राष्ट्रपति सबसे पहले तो दिलाएगा शपथ। ठीक है, और उसको उठा करके भेज देगा कहां? उसको उठा के भेज देगा सर प्रोटेम अध्यक्ष के रूप में। और ये ध्यान रखिएगा, जो प्रोटेम अध्यक्ष होता है वो काम करता है नए स्पीकर और पुराने स्पीकर के बीच में। मतलब प्रोटेम अध्यक्ष इस तब बनाया गया जब सुमित्रा महाजन, देखिए उससे पहले कौन स्पीकर हुआ करती थी? उससे पहले सर सुमित्रा महाजन स्पीकर हुआ करती थी। सुमित्रा महाजन कब तक काम करेंगी अपने ऑफिस में? समझो इस बात को, स्पीकर का पोस्ट कितने साल के लिए रहता है बेटा? स्पीकर का पोस्ट भी तो सर उतने ही साल के लिए रहेगा जितने साल के लिए लोकसभा का कार्यकाल है। लोकसभा का कार्यकाल कितने साल के लिए? 5 वर्ष के लिए। लेकिन देखिए 5 वर्ष के बाद भी देखिए डॉट नहीं लगाया, डॉट 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 लगाया। डॉट 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 का क्या मतलब होता है? खालिस्तान भरो, जिसका मतलब है कि लोकसभा के कार्यकाल, लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन अपने शब्दों में लिखिएगा, जब तक नया स्पीकर नहीं आ जाता तब तक वो अपने पद पे स्पीकर बना रहेगा। तो सुमित्रा महाजन जी जो है वो स्पीकर के पद पे बनी रही। ठीक है, लेकिन सर होगा क्या, यहां पर स्पीकर
जिस दिन भारत के राष्ट्रपति ने प्रोटेम बनाया उसी दिन से सुमित्रा महाजन खत्म, मतलब पुराना जो स्पीकर है वो खत्म, नया स्पीकर आ गया। तो नवनिर्वाचित सदन में वरिष्ठतम सदस्य को भारत के राष्ट्रपति ने शपथ दिला करके प्रोटेम अध्यक्ष बनवा दिया कि ले भाई तेरे को ना प्रोटेम अध्यक्ष बना देते हैं। अब तेरा काम क्या होगा, जब तक नया स्पीकर नहीं बन जाता तब तक इस पूरी लोकसभा को तू संभालेगा, प्लस जितने भी नवनिर्वाचित सांसद आए हैं इन सबको शपथ भी तू ही दिलाएगा। अंडरस्टूड? हाँ हाँ सर अंडरस्टूड। चलो भैया आ जाओ, सबको शपथ दिलाते हैं। फिर सबको शपथ दिलाएगा। 2019 में क्या हुआ, वीरेंद्र कुमार जो प्रोटेम अध्यक्ष बनाए गए थे, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोटेम अध्यक्ष ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीरेंद्र कुमार जो है प्रोटेम अध्यक्ष बनाए गए। अब प्रोटेम अध्यक्ष जैसे ही वो बने, सिर्फ 2 दिन उन्होंने काम किया, 2 दिन में उन्होंने सबको शपथ सुपथ करवा दिया था। तो उस स्पीकर भाई साहब ने क्या किया, सबको शपथ सुपथ सर दिलवा दिया, सबने शपथ ले लिया, ठीक है सर। उसी दिन क्या हुआ, मोदी जी जो हैं, मतलब सबका शपथ हुआ, उससे अगले दिन मतलब तीसरे दिन क्या हुआ, वीरेंद्र कुमार अपनी कुर्सी पे बैठे हुए थे, नरेंद्र मोदी खड़े हुए, उन्होंने ओम बिरला को हाथ किया, इशारा किया आजा भाई। ओम बिरला साहब खड़े हुए, वो गए प्रोटेम अध्यक्ष की कुर्सी की तरफ। प्रोटेम अध्यक्ष ने उनको कुर्सी ऑफर कर दी, ओम बिरला साहब जो है कुर्सी पे बैठ गए और प्रोटेम अध्यक्ष वहीं से खत्म हो गए। प्रोटेम अध्यक्ष का क्या काम है सर? प्रोटेम अध्यक्ष का काम है जब तक नया स्पीकर नहीं आता तब तक लोकसभा को चलाओ। गए आगे सर, लेके कौन आया ओम बिरला को? सर आपने तो ये बताया मोदी जी लेके आए, नहीं। दरअसल क्या होता है, नए स्पीकर जो बनने वाला है ओम बिरला, 2019 में जो मेजोरिटी पार्टी है यानी बीजेपी, ध्यान रखिएगा जो स्पीकर होता है वो हमेशा बहुमत वाली पार्टी से होता है। तो मोदी जी जो हैं उन्होंने इनका मोहर लगाई कि भाई हमारा स्पीकर का कैंडिडेट तो ओम बिरला होगा, ठीक है। फिर इनके नाम की सिफारिश जो है सर, जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं लोकसभा में उन सबको भेज दी कि भाई हम जो है अपना स्पीकर कैंडिडेट के रूप में ओम बिरला को लेकर आते हैं, आपको किसी भी तरह का ऐतराज है तो बता दो। सर एक बात बताइए, अगर किसी का ऐतराज आ भी जाता है तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि बहुमत वाली जो सरकार है उसी का कैंडिडेट स्पीकर बनना है। लेकिन होता क्या है, हमें ये मान के चलना होता है, जैसे इंग्लैंड के अंदर जो स्पीकर होता है हमें ये मान के चल रहे होते हैं कि वो बंदा निष्पक्ष होना चाहिए। इसलिए अगर किसी बंदे को स्पीकर बनाया जा रहा है तो पहले देख तो लें कि वो बागड़ बिल्ला है कैसा, उनका है कि नहीं है, उस पर कोई केस तो नहीं है, कोई संगीन अपराध तो नहीं है। क्योंकि अगर इस तरह का कोई संगीन अपराध है तो वो स्पीकर की कुर्सी पे सुशोभित नहीं रहेगा। इसलिए नाम की सिफारिश भेजी गई और सर सारे पार्टियों का समर्थन मिल गया। इसीलिए तीसरे दिन हमने क्या देखा, मोदी जी ने ओम बिरला को कहा चला जा भैया तेरे को हम स्पीकर बना देते हैं। जैसे स्पीकर बना, प्रोटेम अध्यक्ष खत्म हो गया। आप देखेंगे उस दिन हुआ क्या, वीरेंद्र कुमार खड़े हुए, ओम बिरला को कुर्सी ऑफर की, ओम बिरला कुर्सी पे बैठ गए, वीरेंद्र कुमार खत्म, यानी प्रोटेम अध्यक्ष खत्म। साहब कहानी खत्म सर। अच्छा ये होता है जी, यही होता है। सर एक बात बताओ, अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? क्योंकि ओम बिरला ने जो शपथ लिया था ना, इनको शपथ दिलाया था प्रोटेम अध्यक्ष ने। याद कीजिए 2 दिन शपथ की चली थी। तो ओम बिरला यहां है फिलहाल के लिए, शपथ ले ली गई, मोदी जी ने भी शपथ ली भाई सांसद के रूप में, बिल्कुल ली, सबने सांसद के रूप में शपथ ली। फिर सर ओम बिरला को स्पीकर बनाया गया, तो यानी ओम बिरला ने स्पीकर बनने से पहले सांसद के रूप में शपथ लिया था। हाँ अब सर ओम बिरला बैठ के अध्यक्ष के रूप में, तो इनको शपथ कौन दिलाएगा? अपने शब्दों में लिखिएगा, जरूरत नहीं होती है। आप ये नहीं कहेंगे डियर अनिल कुमार कि विपक्ष के नेता के लिए कितना % होना चाहिए, आप ये लिखिएगा विपक्ष होने के लिए कितना % चाहिएगा। तो लोकसभा का टोटल सीट का 1/10 तो आप होने ही चाहिए और साथ में आप दूसरी बड़ी पार्टी होनी चाहिए। तो दोनों कंडीशन साथ में होनी चाहिए, सेकंड मेजोरिटी में भी होनी चाहिए और 1/10 से ज्यादा भी होने चाहिए, तब आप बनते हैं विपक्ष। और जो विपक्ष अपनी तरफ से जो नेता लेता है उसी को कहते हैं विपक्ष का नेता, ठीक है। चलिए सर मेरी तो कहानी खत्म हो गई, बढ़ते हैं आगे। स्पीकर को अपनी कुर्सी पर आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्पीकर को अपने कुर्सी पे आने की जरूरत नहीं है, सॉरी स्पीकर को स्पीकर के रूप में शपथ लेने की जरूरत नहीं होती, ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है सर। हो गया हमारा, ओम बिरला जी बन गए स्पीकर और इनको स्पीकर के लिए शपथ की जरूरत नहीं होती और हमेशा बहुमत वाली पार्टी का ही कैंडिडेट जो होता है वो स्पीकर होता है। लेकिन
अमूमन ये देखा जाता है कि जो विपक्षी पार्टी होती है ना बच्चे, विपक्षी पार्टी का कैंडिडेट जो है वो डिप्टी स्पीकर होता है। यदि स्पीकर अगर अपनी कुर्सी पे नहीं है तो डिप्टी स्पीकर कुर्सी पे चला जाएगा। लेकिन सर विपक्षी पार्टी आज कोई है नहीं है। अभी जैसे अनिल कुमार ने सवाल पूछा कि विपक्षी पार्टी होने के लिए सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स होनी चाहिए आपके पास भाई, यानी आप दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी पार्टी होनी चाहिए, और साथ साथ में लोकसभा की जितनी सीट होती है उसका 1/10 आप कम से कम होने चाहिए। तो यहां पर बोला गया साथ साथ में, यानी प्लस, दोनों कंडीशन साथ होनी चाहिए। अगर मैं पूछूं कि क्या कांग्रेस विपक्ष है, सर नहीं। कांग्रेस सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स तो लेके बैठी है, 52 सीट लेके बैठी है, लेकिन सर लोकसभा की स्ट्रेंथ तो 545 है ना, तो 545 का 1/10 तो 55 होता है ना। 55 तो नहीं उनके पास तो सिर्फ 52 है। हाँ तो ठीक है, तो फिर अगर उनके पास 52 ही है तो इसका मतलब सेकंड लार्जेस्ट तो पार्टी है, 1/10 नहीं है, विपक्षी नहीं हुए। विपक्ष नहीं हुए तो इसलिए सर आपका कोई कैंडिडेट क्या नहीं हो सकता, डिप्टी स्पीकर नहीं हो सकता। कहानी खत्म, हाँ या ना। और जब स्पीकर नहीं होगा डिप्टी स्पीकर उसकी जगह काम संभालेगा, यस और नो। जी सर। तो क्लियर हो गई बेटा कहानी हमारी विपक्षी पार्टी की। और सुमित्रा महाजन किस दिन खत्म हो गई, जिस दिन स्पीकर प्रोटेम अदा करा, और प्रोटेम किस दिन खत्म हो गया, जिस दिन परमानेंट स्पीकर आ जाता है। ये होती है कहानी। अब सर जिस दिन स्पीकर बनेगा ना, दरअसल आप समझिएगा कि प्रेसिडेंट क्या करता है, मतलब स्पीकर, और जिस दिन डिप्टी स्पीकर बनते हैं उस दिन हो सकता है 6 से 10 मेंबर अदर्स ले लिए जाए। क्यों ये 6 से 10 मेंबर अदर क्यों ले जाते हैं? स्पीकर नहीं है तो उसकी जगह डिप्टी स्पीकर काम करेगा, और डिप्टी स्पीकर नहीं है तो सर इन 6 से 10 में जो सीनियर मोस्ट मेंबर अवेलेबल है वो स्पीकर की कुर्सी पे जाएगा। अगर इनमें से भी मेंबर कोई नहीं है तो लोकसभा के किसी भी मेंबर को उठा करके स्पीकर बना दिया जाएगा उस दिन के लिए जिस दिन कार्रवाई होनी है। ठीक है, चलो वापस आ जाओ इधर। टॉपिक कौन सा पढ़ रहा है, स्पीकर का। तो अगर स्पीकर के पद की रिक्ति की बात करें तो कैसे होगा, सबसे पहले सर इस्तीफा दिया जाएगा। इस्तीफा कौन किसको देगा, सर इस्तीफा ये एक दूसरे को देंगे। एक दूसरे को देंगे का क्या मतलब है, सर इस्तीफा देगा स्पीकर, देगा डिप्टी स्पीकर को, स्पीकर ने अपना इस्तीफा दिया डिप्टी को, और डिप्टी स्पीकर अपना इस्तीफा देगा स्पीकर को, यानी वाइस वर्सा, दोनों एक दूसरे को शपथ देंगे, दोनों एक दूसरे को इस्तीफा देंगे बेटा। ठीक है सर कहानी ओके। उसके बाद आप लोकसभा के स्पीकर को हटा भी सकते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे मैंने पूछा था कि क्या लोकसभा के स्पीकर को लोकसभा लेके आई है, हाँ सर। मोदी जी ने सबसे पूछा था ना, तो इसका मतलब लोकसभा से पूछा था। लेकिन अगर बेटा जब हटाना होगा मुझे स्पीकर को किसी वजह से, मान के चलो उनके ऊपर कोई आरोप लग गया और गंभीर आरोप है, वो प्रूव भी हो गया, तो वेरी गुड आफ्टरनून डियर दीपक किराड़। तो इस्तीफा देना होगा तो कैसे, सॉरी उसको हटाना होगा तो कैसे हटा होगा, तो सर पूरी लोकसभा ही हटाएगी फिर उसे। लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है ना 545 का डिवाइड कर दो 2 से, प्लस कर दो 1 से, जो नंबर आएगा सर उस नंबर पे अगर है ना वोट मिल गए तो लोकसभा के स्पीकर को हटा दिया जाएगा। और या फिर उसकी मृत्यु हो जाए तो पद खाली हो जाएगा। 2 स्पीकर ऐसे हुए हैं सर जिनके पद पे रहते हुए मृत्यु हुई है। एक का नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। तो पहले स्पीकर कौन थे लोकसभा के, यही थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। दूसरे स्पीकर नंबर के हिसाब से नहीं, दूसरे स्पीकर जिनके डेथ हो गई थी, एक है सर गणेश वासुदेव मावलंकर तो पहले, एक है सर जीएमसी बाल योगी। तो 2 ऐसे स्पीकर हुए हैं जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई है। तो ये ध्यान रख लेना, जिन स्पीकर की पद पे रहते हुए मृत्यु हुई है उनके साथ जी शब्द का इस्तेमाल हुआ है दोनों में, जैसे जी मावलंकर, जीएम बाल योगी। तो जीएम अगर आप देखोगे तो 2 बार इनका इस्तेमाल हुआ। तो इससे आपका आइडिया जो है वो लग जाएगा बच्चे। कहानी क्लियर? यहां तक अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो पूछिए मुझसे सवाल। जहां तक दिक्कत है तो पूछिए बच्चे सवाल।
क्लियर है, बहुत ही अच्छी बात है। बढ़ते हैं आगे। चलो इसको ना लास्ट में ही करते हैं। लोकसभा का अब है ना, मुझे कार्रवाई स्टार्ट करनी है, तो बेटा कार्रवाई कैसे स्टार्ट होएगी? लोकसभा की कार्रवाई सर स्टार्ट होती है सत्रों में। सत्रों में सदन की कार्यवाही शुरू होती है। ठीक है, पहली चीज जो आपको याद रखना है। आ जाओ इस पॉइंट पे। सत्र सर, हाँ बेटा, कितने सत्र थे याद कीजिए सर, हमने 3 सत्र पढ़ा था, एक बीएम, एक एम और एक डब्ल्यू, यानी बजट, एक मानसून, एक विंटर, फरवरी मार्च अप्रैल मई, जून जुलाई, सॉरी जुलाई अगस्त सितंबर और नवंबर दिसंबर। तो सर ये बजट सेशन चलता है लगभग 4 महीने, ये चलता है लगभग 3 महीने, मतलब चला सकते हैं, और ये चल सकता है लगभग 2 महीने से। तो इसलिए सबसे बड़ा जो सत्र है वो कौन सा है? बजट सत्र है। ठीक है, लोकसभा का आर्टिकल 81 ही तो है ना अनिल कुमार? ओके, बढ़ो आगे। सर ये कौन तय करता है कि सत्र कब आने वाला है? ये सत्र जो है फलाने दिन आने वाला और इतने दिन के लिए चलेगा। मान के चलो कि जो अभी विंटर सेशन गया ना, शीत सत्र, तो शीत सत्र है ना 15 दिन चलेगा, ये कौन तय करेगा? तो आप कहेंगे कि सर एक मंत्रालय होता है जिसे कहते हैं संसदीय मामलों का मंत्रालय, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री। सर ये तय करती है कि कब आपका, कौन तय करता है बच्चे? ये तय करती है कि कब आपका सत्र आने वाला है। इन्होंने कह दिया कि भाई 15 दिन के लिए सत्र चलेगा, तो 15 दिन के लिए सत्र चलता है। लेकिन जब संसदीय मामलों का मंत्रालय दिन तय करता है, तो इस दिन तय करने के बाद वो किसको भेजेंगे? वो सर दिन तय करने के बाद ये भेजेंगे भारत के राष्ट्रपति के पास। भारत के राष्ट्रपति ने अगर उस पर मुहर लगा दी, मुहर मतलब साइन लगा कर दिया, तो इसका मतलब है कि जिस दिन उन्होंने तय किया था सत्र का, उस दिन से आपका सत्र जो है स्टार्ट हो जाता है। कहानी से जो दिन तय किया था अगर मोहर लग गई तो सत्र उसी दिन से शुरू हो जाएगा या शुरू हो जाता है। ओके, अब जब सत्र शुरू होगा तो सत्र तो लोकसभा राज्यसभा दोनों का शुरू होगा। अब सर लोकसभा और राज्यसभा, इनकी कार्रवाई जो शुरू होती है वो दरअसल 2 शिफ्ट में शुरू होती है। मतलब हमारा जो सदन होता है वो 2 शिफ्ट में काम करता है। एक शिफ्ट होता है बच्चे जिसे कहते हैं मॉर्निंग, एक होता है बच्चे जिसे कहते हैं इवनिंग। जो मॉर्निंग शिफ्ट होता है वो सुबह के 11 बजे होता है और दोपहर के 13 बजे तक चलता है, यानी 11 से 1। और इवनिंग जो शिफ्ट होता है वो दोपहर के 14 बजे से स्टार्ट होता है और 18 तक चलता है, तो यानी अमूमन 6 बजे तक चलता है। ये है डियर जी शिफ्ट 2, मॉर्निंग और इवनिंग। लेकिन अगर यही शिफ्ट रात के 11-11, 12-12 बजे तक भी चलता दिख जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। क्यों? क्योंकि अमूमन ये शिफ्ट चलता है कितना? मॉर्निंग और इवनिंग दो बीच में। लेकिन अगर सर जब कार्रवाई ज्यादा हो, काम ज्यादा करना हो, तो हो सकता है कि उस समय ये इवनिंग शिफ्ट रात के 11-11, 12-12, 1-1 बजे तक भी चले। क्यों? क्योंकि बहुत
बड़ी समस्या आ गई है देश में और हमें वो करना जरूरी है, इसलिए सर लेट रात तक कार्रवाई भी आप देख सकते हैं। अब लोकसभा की कार्रवाई कितने बजे स्टार्ट होती है? 11 बजे। राज्यसभा की कार्रवाई कितने बजे होती है? स्टार्ट 11 बजे। तो सर 11 बजे क्या होता है? मतलब आते ही काम शुरू हो जाता है? नहीं। आप और मैं जब स्कूल में थे या कॉलेज में थे, मुझे पता है, तो मैं बता रहा हूँ, मैंने देख लिया था। हाँ, तो ये 1 घंटा 15-20 मिनट लेट स्टार्ट हुआ है ना। हाँ, तो लोकसभा और राज्यसभा सर कार्रवाई कितने बजे स्टार्ट होगी? 11 बजे। अब इसका मतलब यह है कि हमारा स्कूल टाइम क्या था? स्कूल टाइम तो सर 9 से 2 हुआ करता था, 9 से 1, जो भी आपका स्कूल टाइम हुआ करता था, 9 से 3, जो भी आप कहो। लेकिन क्या 9 बजे ही हम स्कूल पहुंचते थे? अरे सर 9 बजे पहुंच जाते तो छितर परेड हो जाती थी, प्रिंसिपल डंडा लेके बैठा होता था, ऐसे चित्तर परेड होती थी हमारी की पूछो ही मत। इसलिए सर हमें पहले जाना पड़ता था। कितने बजे बेटे? 8:15 8:30 सर हमें स्कूल में पहुंचना होता था, ताकि परेड हो ये हो वो। तो 9 बजे से 3 बजे तक तो क्या होगा? क्लास चलेगी। इसीलिए सर सबसे पहले जो है इनको पहले आना पड़ेगा 11 बजे से पहले। फिर होगी लोकसभा के अंदर अटेंडेंस, इसको कहते हैं गणपूर्ति। दोनों ही सदनों में अटेंडेंस होगी सर इन दोनों की। गणपूर्ति इंग्लिश में गणकोरम, और हिंदी में आप ये समझ लीजिए कि इनकी अटेंडेंस हो रही है। तो अटेंडेंस में मुझे क्या देखना है? अटेंडेंस में मुझे ये देखना है कि इन दोनों के कम से कम कितने सदस्य मौजूद होने चाहिए ताकि कार्रवाई हो सके, ताकि क्लास चल सके। कम से कम 1/10। समझ में आया? अब लोकसभा में कितने सदस्य है बेटा? लोकसभा में 545। तो बेटा 545 का 1/10 निकालना, तो सर ये तो 55 हो गया। हाँ, तो 55 सदस्य मौजूद होने चाहिए। अगर ये मौजूद हैं तो लोकसभा के अंदर स्पीकर अपनी कुर्सी पे आकर के बैठ जाएगा, जिसका मतलब है कि मॉर्निंग शिफ्ट स्टार्ट। लेकिन राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का 1/10 कितना होता है सर? राज्यसभा में तो 245 है ना, 245 का 1/10 कितना हो गया सर? 25। अगर 25 मेंबर मौजूद हैं तो इसका मतलब 1/10 यहाँ भी मौजूद है। इसका मतलब है कि सर राज्यसभा में जो चेयरमैन महोदय हैं, जिसको हम सभापति कहते हैं, वो अपनी कुर्सी पे आगे बैठ जाएगा। तो दोनों ही अपनी कुर्सी पे आगे कब बैठेंगे? जब इनको पता चल जाए कि गणपूर्ति हो गई। इसका मतलब जो अटेंडेंस लेने वाला है वो उनको बोल देगा अटेंडेंस पूरी होगी सर, आप आ जाओ। जैसे कुर्सी पे बैठेंगे सर, कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी। और सर ये जो कार्रवाई स्टार्ट होगी 11 से 1 का, सर इसको हम लोग कहते हैं प्रश्नकाल। इस पहला 1 घंटा जो होता है वो प्रश्नकाल। और जो सर जो इवनिंग शिफ्ट होती है, सॉरी माफी चाहूंगा, अरे यार सर प्रश्नकाल मतलब 11 से लेकर के 12 तक का जो टाइम होता है मॉर्निंग शिफ्ट का, वो प्रश्नकाल का होता है। और फिर 12 से लेकर के 13 तक का जो टाइम होता है सर, उसे हम लोग कहते हैं शून्यकाल। ठीक है? और इवनिंग शिफ्ट जो होता है इसमें कानून वगैरह बनाने की प्रक्रिया होती है। तो 2 काल हमने पढ़े। मॉर्निंग शिफ्ट को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, 11 से 12 के बीच में और 12 से 13 के बीच में, तो प्रश्नकाल और शून्यकाल के रूप में। अब इनमें होता क्या है ये कहानी करेंगे हम अगली क्लास में। यहां तक बच्चे किसी को डाउट हो तो पूछो। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट सेशन में। ठीक है? फटाफट से तो चलो फिर मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट सेशन में। तब तक एंजॉय कीजिए। आपकी ज्योग्राफी जल्दी ही स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है? अरे वो तो करनी है भाई, इसमें तो क्या ही करना है, ज्योग्राफी तो हो जाएगी स्टार्ट। बाय बाय।